डिस्प्ले कैप्चर करते हैं इसको और प्राइमरी मॉनिटर और उसको ओके करते हैं, मिनिमाइज और ये रहा। अच्छा, एरो फंक्शन बनाने का तरीका क्या था? कौन फंक्शन का नाम। अच्छा, अब यहाँ पे क्या काम होता है कि जो फाइल का नाम होता है ना वही फंक्शन का नाम रख देते हैं, ठीक है। अगर आप देखो जब हमने RAFCE किया था तो हमने इसको फंक्शन का नाम नहीं बताया था, इसने ऑटोमेटिकली ऐप रख दिया क्योंकि मेरी फाइल का नाम क्या था? ऐप, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके खुद बनाते हैं कॉन्स्ट, फाइल का नाम क्या है? ऐप, ठीक है। एरो फंक्शन क्या था? इज इक्वल लगाकर छोटी ब्रैकेट्स इज इक्वल और लेस और ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद आप लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स। ये आपका फंक्शन बन गया। आपका फंक्शन आपको क्या करेगा? यहाँ पे कोई चीज़ रिटर्न करेगा, ठीक है। रिटर्न करने के लिए आप यहाँ पे आकर यूज़ करेंगे कीवर्ड रिटर्न का। ये रिटर्न छोटी ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का कोड। हमारे फंक्शन के होंगे दो पार्ट्स, रिटर्न से पहले वाला पार्ट और रिटर्न से बाद वाला पार्ट। रिटर्न के बाद वाले के अंदर हम लोग लिखेंगे HTML प्लस CSS और रिटर्न से पहले वाले के अंदर हम लोग लिखेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट। समझ आ गई बात? HTML CSS और यहाँ पे क्या आएगा हमारा? जावास्क्रिप्ट। अच्छा, अब कैसे? मैं यहाँ पे आती हूँ रिटर्न के अंदर और मैं यहाँ पे एक हेडिंग यूज़ कर लेती हूँ H1 हेलो ऐप, ठीक है, ये लिख लेते हैं। अब मैंने फंक्शन बना लिया। ये आपका फंक्शन नहीं है जो आप लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ते थे, रिएक्ट में आकर टर्म्स चेंज हो जाती हैं। जस्ट जो चीज़ जावास्क्रिप्ट में थी फंक्शन, वही चीज़ रिएक्ट में आकर कहलाती है कंपोनेंट, ठीक है। अगर आप देखें तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा ही कुछ कोड नहीं होता था आपके पास, लेकिन ये HTML नहीं होती थी, लेकिन फंक्शन आपका ऐसा ही होता था। लैपटॉप छोड़ दें आप लोग, जो है ना मोबाइल भी सारा साइड पे रख दें, इसकी इधर फोकस करें, ठीक है। तो फंक्शन आपके ऐसे ही होते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ऐसा ही है, लेकिन ये था कि वो फंक्शन आपको जावा HTML जो H1 जो है ना वो रिटर्न नहीं करता है, बाकी फंक्शन ऐसा ही होता था। अब मुझे बताएंगे फंक्शन काम कब करते थे? जब हम फंक्शन को कॉल करते, और कॉल कैसे करते थे? फंक्शन का नाम लिख के छोटी ब्रैकेट्स डाल देते, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शन कहला रहे हैं आपके कंपोनेंट, तो उस केस में आप इस तरह से इसको कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसको कॉल करेंगे एज अ टैग। कैसे कॉल करेंगे? एज अ टैग। कैसे बनाते थे हम लोग? एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी लिख देते तो वो हमारा क्या होता था? टैग। ऐप लिख देती हूँ इसके अंदर, ऐप क्या बन गया? एक मेरा टैग, ठीक है। अब मैं इसको जहाँ पे भी यूज़ करूँगी ना वो क्या करेगा? इसको कॉल कर देगा, ठीक है। लेकिन अब अगर आप देखो main.jsx के अंदर आ जाते हैं, ये इसने पहले से किया हुआ है, मैं इसको रिमूव करती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमने HTML के अंदर देखा हुआ है लिंक करने का, वो क्या करती है? यानी एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ लिंक कर देते, ऐसे ही था, कोड को दूसरी कोड के साथ लिंक कर देते थे, ऐसा ही है, ठीक है। तो हमने लिंक करने का क्या तरीका देखा हुआ? लिंक कोलन CSS स्क्रिप्ट डॉट जावास्क्रिप्ट, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे लिंक करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। आपने कोई चीज़ लिंक करनी है ना तो उस चीज़ को हम लिंक नहीं कहेंगे, इंपोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? इंपोर्ट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगर app.jsx को main.jsx के साथ लिंक करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? इंपोर्ट। तो आप यहाँ पे आके लिखेंगे इंपोर्ट। इसके बाद वहाँ पे आप क्या करते थे? डायरेक्ट अपनी फाइल का नाम लिंक, अगर हमने किया लिंक कोलन CSS, ये रहा, ऐसे ही था। लिंक का टैग रिलेशन के अंदर रिलेशन, href के अंदर डायरेक्ट पाथ, ऐसे ही था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बनेगा इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद आएगा एक वेरिएबल का नाम, ठीक है। इंपोर्ट के बाद क्या आएगा? एक वेरिएबल। उस वेरिएबल के अंदर आपकी जो फाइल है उसका पाथ आकर क्या होगा?
स्टोर, और देन आप उस वेरिएबल की बेस पर अपनी फाइल को क्या कर पाएंगे, गेट कर पाएंगे। ठीक है, इंपोर्ट के बाद क्या बनेगा, वेरिएबल। अब बेहतर डायमेंशन यही होती है कि कन्वेंशन के आप क्या करें कि जो आपकी कंपोनेंट का नाम है वही आप अपने वेरिएबल का नाम रख लें। हम जब जावास्क्रिप्ट में थे, हम जब HTML के एलिमेंट्स को गेट करके लाते थे तो हम यही करते थे कि कॉन्स्ट h1 को गेट करके ले आए तो h1 के नाम से वेरिएबल का नाम रख देते हैं। कॉन्स्ट h1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, ये हम लोग लिख देते थे इधर आकर। ठीक है, और इसके अंदर अपनी h1 का नाम पास कर देते थे। ऐसे ही था कि जो हमारे टैग का नाम है वही हम लोग वेरिएबल को नाम दे देते थे, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई इस टैग, इस कंपोनेंट के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर h1 टैग जो है वो। आप शरियर आगे आ जाओ। नहीं आ जाओ। नहीं, आपने तो कुछ नहीं किया, आ जाओ आगे उठ के। नहीं बैठे। अच्छा, आ जाए। चेयर ही नहीं है। क्या हुआ? अच्छा, इंपोर्ट के बाद आप लिखेंगे वेरिएबल का नाम, जैसे हम लोग पहले करते थे। ये बाद में कहना मैं असाइनमेंट्स नहीं बना सकता, मेरा लैपटॉप टूट गया। हाँ, मैंने इसलिए पूछा ही नहीं आपसे ना। अच्छा हाँ, चले कोई नहीं। चल भाई, रख दिया उसको, अब साइड पे रख दो, आप फोकस कर लो जरा इधर। हो गया मसला हल में? चलो अब खैर यार, आपको पीछे से मैंने इसलिए आगे बुलाया था, तो चले अब जरा अयान, जरा आप इधर आ जाए। शहर यार, आप उधर चले। अब आवाज ना आए आप लोगों की। अच्छा, इंपोर्ट, उसके बाद हमने बनाना है वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम हम वही रखेंगे जो आपकी क्या है, फाइल का या कंपोनेंट का नाम। तो कंपोनेंट का क्या नाम है हमारे, ऐप, ए कैपिटल और पी स्मॉल, ऐप। ठीक है, इंपोर्ट ऐप, ये एक वेरिएबल बन गया। अब कहाँ से इंपोर्ट करना है, फ्रॉम, एड्रेस बताएंगे, स्ट्रिंग। जी बताएं जरा इसका एड्रेस। स्लैश डॉट स्लैश ऐप डॉट JSX लिखना चाह रहे हैं तो लिख दे, नहीं तो खाली है। अब क्या होगा कि ये ऐप जो है ना आपके पास वहाँ से गेट होकर यहाँ पे आ गया है, यानी ये वाला जो फंक्शन था ये आपके पास अब यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, हमने इसको अब कॉल करना है। अब कॉल करने का क्या तरीका है कि आप एंगुलर ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके अंदर अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे, और स्क्रीन सामने है भाई, मेरी बात सुने। अब इसकी कोई हरकत यहाँ पे नजर आई तो ये इसको जुर्माना होगा सीधा सीधा। आप भी यार, कोई हरकत आप लोगों की अब मुझे एक्स्ट्रा नजर आई तो फाइन, सीधा सीधा है। हाँ, इनकी वजह से ही आप लोगों को समझ नहीं आती, डिस्टर्ब बहुत करते हैं काम। आप पीछे भी मुंह गया या इधर को भी मुंह हुआ तो आपको फाइन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऐप, यही वाला वेरिएबल जो आपने यहाँ पे लिखा था उसी वेरिएबल को आप देखो। हाँ, अब आप अगर इसको बुलाया ना किसी ने पीछे से, अब कहना, अगर अब इसको कहना कि तुम्हें बुला रहे हैं, अब इसके पीछे मुँह किया तो इसको फाइन होगा। ठीक है, तो चले ऐप। ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में आज मेरे ख्याल से किसी ने ज्वाइन नहीं किया। हाँ, नहीं किया। हाँ, लिंक किया हुआ था शेयर ना, ये रहा लिंक किया हुआ है।
किसी ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। अब तुम्हारी आवाज भी आई तो इस पे भी फाइन। हाँ नहीं, वो भी हमें फाइन हो जाएगा ना, तो हम ये नहीं कर सकते। अच्छा, आपने एज अ टैग अपने इस वेरिएबल को रहमा चेयर जरा उधर शिफ्ट करें, इसके साथ भी वही बात है, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा आप चेयर को शिफ्ट करें और शिफ्ट कर दें, और बड़ा मसले होंगे। चलें अब करें आप शिफ्ट, अब सही है, गुड। अच्छा, ऐप के वेरिएबल को आपने क्या कर लेना है, इस वेरिएबल को अब आपने एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे आकर कॉल कर देना। इसी तरह से आपका टैग होता था, हमने देखे थे HTML में दो तरह के टैग, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग यानी सिंगल टैग, और दूसरा आपके क्या थे, ये डबल टैग, जिसको हमने पेयरिंग टैग का नाम दिया था। अब रिएक्ट के अंदर आप पेयरिंग टैग्स को भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल टैग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि आप सिंगल टैग को ही यूज़ करें। अब रिएक्ट में जो सिंगल टैग्स है ना, वो कहलाते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, यानी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बंद होने वाले टैग। अब वो किसका क्या मतलब है इस बात का, कि जब आप टैग को क्लोज करेंगे ना, जो आपका सिंगल टैग है, तो उससे पहले आपने यहाँ पे क्या लगानी है, एक फॉरवर्ड स्लैश, क्या लगानी है, एक फॉरवर्ड स्लैश। अब अगर आप देखेंगे तो आपका कंपोनेंट आपको स्क्रीन पर शो हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक मसला आया है, हमारा कंपोनेंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब रिएक्ट क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ही आगे से फ्रेमवर्क लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट के ही रूल्स पे बनी हुई है, तो इसका भी जो एरर है वो हमें कहाँ से मिलेगा, कंसोल से। जैसे हम जावास्क्रिप्ट को कंसोल में देखते थे, वैसे ही हम लोग इसको भी कहाँ पे देखेंगे, कंसोल। अब कंसोल में ये एरर आ गया, ऐसे ही एरर देखते थे आप लोग जावास्क्रिप्ट के केस में, एग्जैक्ट वही एरर्स हैं, ठीक है। अगर आप एरर को रीड करेंगे तो आपको शायद समझ आ जाए। क्या समझ आई है? रिक्वेस्टेड मॉड्यूल, वो कह रहा है कि रिक्वेस्टेड मॉड्यूल, जिस मॉड्यूल की आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना main.jsx के अंदर यूज करने की, इंपोर्ट करने की, उसको आपने क्या किया हुआ है, एक्सपोर्ट ही नहीं किया हुआ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं किया हुआ। और उसके बाद उसने एरर बताया हुआ, एरर कहाँ है, main.jsx में लाइन नंबर 4 पे। सबसे पहले उसने बताया कि जिस मॉड्यूल की आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस मॉड्यूल का नाम क्या है, ये, और ये आपको क्यों नहीं मिल रही, उसकी वजह ये है कि डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम्ड डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ डिफॉल्ट के नाम से आपने अपनी इस फाइल को, जिसकी वजह से एरर आ रहा है main.jsx की लाइन नंबर 4 पे। अब चलते हैं main.jsx में, लाइन नंबर 4 ये रही, ठीक है। अब आप देखिए पाथ तो आपने बिल्कुल सही लगाया हुआ है, लेकिन आपने, आपका फंक्शन यहाँ पे कॉल नहीं है, डी में इसकी लाइट, यानी ये कॉल नहीं है। कॉल कैसे होगा, कॉल करने के लिए रिएक्ट में आपको अपने फंक्शन को पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट। और वो एक्सपोर्ट किस तरह से करेंगे, एक्सपोर्ट करने के आपके पास दो तरीके, एक है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और दूसरा है खाली एक्सपोर्ट। एक तरीका क्या है, एक्सपोर्ट, एंड देन सेकंड तरीका क्या है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। दोनों को देखते हैं, पहले देखते हैं एक्सपोर्ट को। चल भाई, एक्सपोर्ट को पहले देख लेते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। इसका क्या तरीका है, जब आपने फंक्शन बना लिया हो, एंड पे आकर आपने लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और उसके बाद आपके फंक्शन का नाम, ऐप है नाम, तो आप इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आकर इसको पेस्ट कर देंगे। ये आपका फंक्शन आप एक्सपोर्ट हो गया। यानी एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, कोई चीज़ अपनी यानी अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या मतलब, एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बाहर चीज़ भेजना और इंपोर्ट पाकिस्तान के अंदर बाहर से कोई चीज़ लेकर आना। तो एक्सपोर्ट का यहाँ भी क्या मतलब है कि फाइल के अंदर से कोई चीज़ बाहर भेजना, और इंपोर्ट का क्या मतलब है कि दूसरी फाइल से किसी चीज़ को फाइल में लेके आना, ठीक है, हाँ पाकिस्तान में लेके आना,
फाइल पाकिस्तानी है, ठीक है। अच्छा फाइन पड़ गया, एक्स्ट्रा बोल, एक्स्ट्रा की बोल रहे हो? हाँ मुंह से मानना, हाँ उठ के चले जाए बाकी से रात नहीं तो उसकी तरफ क्यों मुंह किया? अच्छा अब आप देखेंगे तो आपको जो है ना वो एरर, आप एक दफ़ा इसको रीलोड कर लें तो आप देखिए कि अब ये आती है, यहाँ पे लिखा हुआ हेलो ऐप मिल गया, ठीक है। ये किस तरह से मिला? पहले फंक्शन बनाया, फंक्शन को आपने एक्सपोर्ट करना है। अब स्टेप देख लेते हैं फंक्शन बनाने के। सबसे पहले फंक्शन को आपने क्या करना है? डिक्लेयर, ठीक है। सेकंड नंबर पर आपने इस फंक्शन को क्या करना है? एक्सपोर्ट। थर्ड नंबर पर दूसरी फाइल में जाकर main.jsx में आपने उस फाइल को क्या करना है? इंपोर्ट, एंड देन उसको क्या करना है आपने? कॉल। ये 4 स्टेप हैं आपके, ठीक है। हमने ये चारों स्टेप किए, देखें फंक्शन डिक्लेयर किया, फंक्शन को एक्सपोर्ट किया, देन उसको यहाँ पे आकर इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करने के बाद हमने यहाँ पे इसको क्या किया? कॉल कर दिया, और इसके नतीजे में रिजल्ट हमें क्या मिला? ये, ठीक है, हेलो ऐप। अब आगे चलते हैं, हमने बात करनी है सेकंड कीवर्ड की। हमने बात की कि 2 कीवर्ड हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और एक है एक्सपोर्ट, ठीक है। अच्छा जब आप करते हैं ना अपने कंपोनेंट को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इस बात का मतलब ये होता है कि भाई आपकी फाइल के अंदर सिर्फ सिंगल फंक्शन है या सिंगल कंपोनेंट है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, ठीक है। या एक ही, हमें आसान अल्फाज में कह लें तो पूरी फाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि जो डिफॉल्ट फंक्शन वहां पे मौजूद है ना उसको ही क्या कर दो? एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। अब क्योंकि फाइल के अंदर एक ही फंक्शन है, हम इस वेरिएबल का नाम, अगर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है तो हम इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं इसका नाम जो है ना वो कोई नाम रख देती हूँ, ये हसन रख देते हैं, इसको मैं कॉपी करती हूँ और हसन को ही मैं जो है ना वो यहाँ से कॉल कर देती हूँ। अब देखें हमें जो रिजल्ट है ना वो मिल रहा है, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है कि भाई देखो हसन नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया है, उस वेरिएबल के अंदर app.jsx की फाइल का पाथ हमने स्टोर करवा लिया। जब ब्राउजर इस लाइन पे आएगा उसको यहाँ से मिलेगा, इस लाइन पे सॉरी आएगा, तो यहाँ पे इसको क्या मिलेगा? हसन। वो करके इसके ऊपर क्लिक तो कहाँ चले जाएगा? इस लाइन के ऊपर। जब वो इस लाइन पे जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? ये एड्रेस। जब ब्राउजर इस एड्रेस पे जाएगा तो उसको ये फाइल मिल जाएगी, ठीक है। इस फाइल के जब वो अंदर जाएगा तो यहाँ पे उसको मिलेगा एक फंक्शन। क्या मिलेगा? एक फंक्शन। जब एक ही फंक्शन उसको मिलेगा तो वो उसको क्या करेगा? एग्जीक्यूट कर देगा। कंफ्यूज नहीं होगा कि उनके फाइल के अंदर है ये फंक्शन। लेकिन एक दूसरा कीवर्ड आता है जिसका नाम क्या है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कैसे करते हैं? एक्सपोर्ट करने का भी तरीका यही है कि आप जब फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ना तो कॉन्स्ट से पहले आप लिख देंगे एक्सपोर्ट, ठीक है। लेकिन एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि एक फाइल के अंदर हमारे क्या है? मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल कंपोनेंट्स। तो हम इसको डालते हैं कंट्रोल ई, मैं इसको ऐप किया हुआ इसको ऐप 1 कर देती हूँ और इसको भी कह देते हैं हेलो ऐप 1, ठीक है। एक फाइल के अंदर बन गए 2 फंक्शन। अब हमने इनको एक्सपोर्ट कर दिया है। अब क्या करना है? अब अगर मैं हसन के नाम से इसको चलाऊंगी ना तो आप देखना वाइट स्पेस, ब्लैंक पेज आ गया। जब भी आपके पास ये पेज आएगा खाली, आपने समझ जाना है कि कोई ना कोई एरर कंसोल में आ गया है, ठीक है। कंसोल को रीड करते हैं, ये रहा। अब क्या कह रहे हैं? वही वो कह रहा है कि आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं किया। अब वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का एरर क्यों दे रहा है? सबसे पहले तो आपने जब कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है ना तो डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इस वेरिएबल को रैप नहीं किया हुआ किसी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब क्योंकि जब हम एक फाइल के अंदर बना लेते हैं ना मल्टीपल फंक्शन, तो जब हमने उनको इंपोर्ट करना होता है तो हम हमेशा उनको कंसीडर करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक फाइल है, एक फाइल के अंदर है मल्टीपल फंक्शन। तो इन सारे फंक्शंस को भी अगर हमने यूज़ करना है या इनमें से किसी एक को भी यूज़ करना है तो रैप क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनको। इससे पता चल जाएगा कि भाई अच्छा जिस फाइल के अंदर हम मूव करने लगे ना, इस फाइल के अंदर एक फंक्शन नहीं है, मल्टीपल फंक्शन है, ठीक है। अच्छा इसके बाद अभी हमने रखा था हसन नाम, ऐप फंक्शन का नाम ऐप था, लेकिन उसको कॉल किस वेरिएबल के नाम से कर रहे थे? हसन के नाम से।
और वो कॉल हो रहा था, हमें रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा था। लेकिन आज हम देखेंगे, अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हमने वेरिएबल बनाया हुआ है ऐप और मैं उसको हसन के नाम से इंपोर्ट करने की कोशिश करती हूँ तो क्या वो होगा? कर्ली ब्रैकेट्स तो हमने लगा ही दी हैं, तो चलेगा ये? चेक कर लें, नहीं चलेगा। अब वो क्या कह रहा है? पहले वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का कह रहा था, जैसे ही हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाई उसको पता चल गया कि अच्छा ये डिफॉल्ट नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। अब एरर जरा चेक करें। वो कह रहा है कि आपने जो एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम्ड हसन, कि हसन के नाम से कोई चीज़ आपने एक्सपोर्ट ही नहीं की तो मैं उसको इंपोर्ट कैसे कर लूँ? ठीक है, तो वो यही बता रहा है। सबसे पहले उसने बताया कि रिक्वेस्टेड मॉड्यूल, कि आप जिस फाइल एप जैसे की रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, इसके अंदर भाई आपने कोई मॉड्यूल जो है ना, कोई फंक्शन जो है वो एक्सपोर्ट के नाम से एक्सपोर्ट ही नहीं किया हुआ, हसन के नाम से एक्सपोर्ट ही नहीं किया हुआ, तो मैं उसको इंपोर्ट कैसे कर लूँ? ये बात बता रहा है। ठीक है, तो अब क्या मसला आया है यहाँ पे कि जब आप फंक्शंस को एक्सपोर्ट खाली यू करते हो तो उस वक्त आपने हमेशा जो नाम आपके फंक्शन का है वही एग्जैक्ट नाम से उसको वेरिएबल बनाना है और उसी एग्जैक्ट नाम से उसको कॉल करना है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो ये हेलो ऐप आ गया। अब अगर मैं दूसरे फंक्शन को भी इंपोर्ट कर लूँ, ऐप 1 को भी, तो मुझे देखने को मिल जाएगा ऐप 1। ऐप के अंदर ही चले जाते हैं, कोमा लगाते हैं, सेकंड फंक्शन ऐप 1। ठीक है, और अगर मैं इसको भी नीचे आके कॉल कर लूँ ऐप 1 कोलन और ये रहा। अब आप देखो कि आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, हेलो ऐप और हेलो ऐप 1। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के दरमियान फ़र्क समझ आया? राफिज समझ आई है बात के ऊपर से? हाँ जी, आगे समझ? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, क्या हो गया है? अच्छा, ये काम हो गया, आगे चलते हैं ज़रा इसको लेकर। हमने ये फंक्शन बनाया हुआ, ठीक है, मैंने h1 लिखा हुआ, इसमें ये डिस्प्ले करवा रहा है हेलो ऐप, सही है। मैं इसमें ना एक पैराग्राफ डालना चाह रही हूँ और लोडम करके कोई 10 वर्ड्स का पैराग्राफ, 10 लेटर्स का पैराग्राफ मैं डिस्प्ले करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो h1 के नीचे आते हैं, p का टैग यूज़ करते थे हम लोग पैराग्राफ के लिए, p का ही था, p का टैग यूज़ करते हैं, लोडम और कोई 10 वर्ड्स। ठीक है, अच्छा एरर आ रहा है एक हमें। ठीक है, तो ब्राउज़र पे चलते हैं, चेक करते हैं। सम टाइम एरर आपको रिएक्ट में इस तरह से मिलेंगे और बाज़ औक़ात आपको एरर कि आपका पेज पूरा खाली हो जाएगा, फिर आपको कंसोल में जाकर एरर चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, दो तरह से ही एरर आते हैं, तीसरा कोई तरीका यहाँ पे नहीं है। अच्छा, आप इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी एरर की भी और उसके सल्यूशन की। इन दोनों को एक डिव में रखना पड़ेगा। अच्छा, वो पहले एरर में बता रहा है, उसने पूरा पाथ बताया कि फर्स्ट रिएक्ट ऐप है, उसके अंदर एसआरसी के अंदर app.jsx है और उसके अंदर एरर है। ठीक है, एडजेसेंट JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप इनटू इनक्लोजिंग टैब। ठीक है, कि जो आपके एडजेसेंट एलिमेंट है ना JSX के, यानी जो एक के बाद दूसरे एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको आपको रैप करना पड़ेगा किसी इनक्लोजिंग टैग के अंदर, किसी एक टैग के अंदर। ठीक है, और वो आगे आपको सोल्यूशन दे रहा है, डिड यू वांट अ JSX फ्रेगमेंट, कह रहा है क्या आप JSX फ्रेगमेंट्स को यूज़ करना चाहेंगे इस मसले के हल के लिए? तो हम देखते हैं, हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है जी रिटर्न का कीवर्ड। ठीक है, रिटर्न का कीवर्ड आपको हमेशा एक ही चीज़ जो है ना वो रिटर्न करता है। आप इसमें एक चीज़ रिटर्न करेंगे तो ये सही काम करेगा। ये जब तक ये हमें एक h1 का टैग दे रहा था, ये स्क्रीन पर उसको सही डिस्प्ले करवा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे आकर दूसरा टैग लगा दिया तो अब रिटर्न में हम कितनी चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं? 2 चीज़ें, जबकि रिटर्न का रूल है वो हमेशा आपको एक चीज़ देता है। अब इस मसले को ख़त्म करने का क्या तरीका है? आप देखें, पेरेंट डिव बनाएंगे। बिल्कुल, अगर इस मसले को हम देखें तो बड़ा संगीन मसला है कि एक ही h1, एक फंक्शन के अंदर एक ही h1 का टैग यूज़ करना है। हमने तो 20 टैग एक ही कार्ड के अंदर यूज़ करने होते हैं h1 के,
तो फिर ये तो बड़ा मसला है। हम क्या करेंगे, वेरी गुड, हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसको कट करेंगे, एक पेरेंट डिव बनाएंगे। ये तुम्हारा मुंह दोबारा उधर क्या है, अब ना जाए। अच्छा, हमने क्या करना है कि एक डिव बना लेनी है पेरेंट, और इसके अंदर अपने टैग्स को रैप कर देना है। अब रिटर्न क्या हमें रिटर्न कर रहा है, एक ही डिव का टैग। अब उस डिव के जितने मर्जी चाइल्ड हो, रिटर्न का तो इससे मसला नहीं है। अब अगर हम देखेंगे तो हमें ये पैराग्राफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन रिएक्ट में ये चीज़ आपको प्रेफर नहीं की जाती कि आप कंपोनेंट के अंदर जो है ना वो डिव का टैग यूज़ करें एज एन पेरेंट। डिव का टैग क्या करता है, एक नई नोड जो है ना वो क्रिएट कर देता है आपके ब्राउज़र के अंदर। आपने डोम पढ़ा है अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। डोम क्या था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और उसका स्ट्रक्चर क्या था, ट्री की तरह। क्या करता है डोम, सर्वर से जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स आती हैं उनको ब्राउज़र में एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज कर देता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, डोम का। ऐसे ही है। अब क्या काम होता है, डोम में जितने भी आपके HTML के एलिमेंट्स हैं वो कहलाते हैं नोड्स। क्या कहलाती हैं, नोड। अब क्या काम हो, देखें, सबसे पहले आती है आपके पास एक डिव। अगर हम ये स्ट्रक्चर करें, डिव के अंदर आएगा हमारे पास पैराग्राफ, और पैराग्राफ के साथ डिव के अंदर दूसरा जो हमारा चाइल्ड है वो क्या है, हमारा H1, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं डिव के अंदर। अगर हम डिव को रैप करते हैं ना, मतलब इसके इन दोनों के पेरेंट को डिव बनाते हैं, तो क्या होगा कि वो जो ट्री के अंदर नोड्स बन रही हैं ना, वो एक एक्स्ट्रा नोड आ जाएगी, और फिर एक्स्ट्रा नोड के अंदर हमारा पैराग्राफ और हमारा H1 आएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि पहले से एक डिव बनी हुई है, उस डिव के अंदर एक नई डिव बनेगी और उसके अंदर पैराग्राफ और H1 आएंगे। तो ये वाली जो डिव है वो कंसीडर होगी एक्स्ट्रा डिव। तो इसलिए हम लोग इसको कभी भी डिव के अंदर रैप नहीं करते, हम कोशिश करते हैं इसको एम्प्टी फ्रेगमेंट्स के अंदर रैप करें, जो कि नई नोड जो है वो नहीं बनाती। क्या करना होता है, हमने डिव के बजाय इसको रैप कर दें एम्प्टी फ्रेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। काम डिव वाला ही है, लेकिन ये जो है वो एक नई नोड नहीं बनाएगी। जब नई नोड नहीं बनेगी तो एग्जीक्यूट होने में टाइम भी ब्राउज़र को ज़्यादा नहीं लगेगा। अच्छा, इसके बाद एक तीसरा तरीका भी दिया जाता है, वो ये कि आप रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट को यूज़ कर लें, ठीक है। रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, और उसके अंदर आप अपना काम लिख लें। इसका भी काम यही है। रिएक्ट को इंपोर्ट नहीं किया ऊपर, इसलिए ये एरर दे देगा। टी हटा के दोबारा लगाते हैं, ये रहा। और अब आकर जरा देखते हैं तो ये काम है, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, ठीक है। अब ये कहता क्या है कि भाई वैसे ये जो सजेशन देता है वो यही है कि आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो कर लें, नहीं तो एम्प्टी ब्रैकेट्स को यूज़ कर लें और इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा दें, आपका काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब जो बेहतर तरीका है रिएक्ट में वो यूज़ करने का, वो यही है कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करें आप, अगर ज़रूरत नहीं है आपको एक्सपोर्ट की, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी आके, अब जब खाली एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो फिर उस केस में हम इस तरह से इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अपनी फाइल का नाम कंपोनेंट का लिखेंगे और इसको इंपोर्ट कर लेंगे और हमें ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमने जी, एक और काम। इतनी चीज़ें यहाँ तक क्लियर है, ज़्यादा तो नहीं हो गया, ज़्यादा है, बातें ही हैं सिर्फ इसमें, और कोई काम तो नहीं था वैसे आज का आप लोग, है ना। और एक चीज़ देख लेते हैं, CSS कैसे करते हैं रिएक्ट के अंदर, और छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा लंबा ना लगे और चीज़ें भी कवर हो जाए। 5 बजे लेक्चर ख़त्म होना है, 5:30 बजे, 6 बजे, हाँ 6:30। अच्छा, अब CSS के थे 3 तरीके, अब बनता है जुर्माना इस पे। हाँ जी, उठ जाओ भाई, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। हाँ वो अब बताओ तो बच जाओ, तरीके बता दो बच जाओगे। इंटरनल CSS, एक अलग फाइल बना के CSS, और एक एग्जाम होता है CSS, एक CSS का एग्जाम होता है वो कैसे, हाँ
वो अच्छी पोस्ट पे। वो तो ये कि तुम अच्छी पोस्ट में लगोगे, लेकिन उससे पहले दो तुम बता बाहर। दिया ना। तीसरा। एक और था, हाँ बताओ बताओ जल्दी से। एक होता है फाइल अलग से बना के सीएसएस करना, हम्म एक होता है इसके अंदर ही सीएसएस करना, हम्म। और एक होता है उसी एचटीएमएल की फाइल में ही सीएसएस करना, जो ऊपर की होता है स्टाइल के टैग में। एक स्टाइल के टैग में, ठीक है। स्टाइल के तो टैग में तीसरा होता है, कौन सा तरीका है? एक स्टाइल के टैग में होता है, और दूसरा होता है इंटरनल, मतलब कि उसके अंदर अंदर ही हैं? नहीं, उसके अंदर ही होता है ना एक किसके अंदर? HTML मुझे के तो अंदर पता ही नहीं था। करना ना, उधर मूव ही हो इसकी गया। तरफ मुंह करने का जो ऐसा मुंह भी ना हो इंसान का किसी से करने का जुर्माना। अच्छा जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। एक एक्सटर्नल सीएसएस, एक इंटरनल सीएसएस और एक इनलाइन सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस में सेपरेट सीएसएस की फाइल, इनलाइन सीएसएस में क्या होता है कि एचटीएमएल के अंदर ही सीएसएस, और एक्सटर्नल सीएसएस में क्या इंटरनल सीएसएस में क्या था, स्टाइल का टैग बनाकर उसके अंदर सीएसएस करते थे। रिएक्ट में जो काम है वो यही है कि आप एक्सटर्नल सीएसएस को यूज़ कर लेंगे, यहाँ इनलाइन सीएसएस को यूज़ कर लें। इंटरनल सीएसएस को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। वही मसला जो HTML में था कि कोड लंबा हो जाता है फाइल का। तो एक्सटर्नल सीएसएस का तो तरीका वही है कि आप फाइल बना लें और उसके अंदर जो भी आपने HTML CSS का जैसे कोड करते थे, देखें जो भी आप करना चाहें, क्लासेस बना लें, आईडीज बना लें, नाम से टारगेट कर लें, आप वो चीज़ें करें, यहाँ पे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको लिंक करना है। लिंक करने का तरीका थोड़ा चेंज है। लिंक करने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ होता है? वो वाला होता है यूआरएल नहीं, Import। इंपोर्ट। अच्छा तो पाथ बताएंगे डॉट / और app.css, ठीक है। कंट्रोल एंटर करेंगे, आप वहाँ पे चले गए तो सही है पाथ। एंड देख लेते हैं इसमें, ये इसने CSS जो पहले से वहाँ पे की हुई थी ना, उसी ने ये टेक्स्ट हमारा जो है वो सेंटर में कर दिया, ठीक है। ये तरीका है। उसके बाद आ जाते हैं इंटरनल CSS के लिए, इनलाइन CSS के लिए। हम लोग HTML में यहाँ पे यूज़ करते थे एक एट्रीब्यूट स्टाइल के नाम से, स्टाइल। और फिर हम क्या करते थे, स्टाइल लिख के इज इक्वल और उसके अंदर अपनी स्टाइलिंग लिख देते थे। ऐसे ही था बैकग्राउंड कलर कोलन रेड, ऐसे ही था, ऐसे करते थे, ऐसे ही था, ये सही था। लेकिन यहाँ पे आकर ये तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि रिएक्ट में हम लोग कर रहे हैं HTML और जावास्क्रिप्ट एक साथ, ठीक है। HTML और जावास्क्रिप्ट एक साथ। तो जब जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ लिंक करना होता है ना, तो हमें ज़रूरत पड़ती है वेरिएबल्स की, फंक्शंस की। उनको जब हमने कॉल करना होता है ना, तो उनके लिए हमें सेपरेट से एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, और CSS के लिए स्ट्रक्चर एक सेपरेट बनता है। हम यहाँ पे आकर उसी स्ट्रक्चर में गलती कर रहे हैं। आप जब स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं, अच्छा बैकग्राउंड को देख लें, बैकग्राउंड के बाद माइनस लगा के हाइफन और फिर कलर लिखते थे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ पे, हमें जब भी स्टाइल लिखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा नीचे ला के ना मैं कमिट कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा ये रहा। जब भी आप स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो स्टाइल के बाद आपको लगानी पड़ेगी डबल कर्ली ब्रैकेट्स। डबल कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये कोई स्टाइलिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई डायनामिक वैल्यू नहीं आ रही, कोई वेरिएबल नहीं है, बल्कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक काम कर रहे हैं स्टाइलिंग का। स्टाइलिंग के लिए अब आपने क्या लेना है, बैकग्राउंड कलर, कीज एंड वैल्यू पेयर्स है ना, तो बैकग्राउंड। अब यहाँ पे देखिए मसला, आप क्या करते थे CSS में इस तरह से बैकग्राउंड कलर देते थे, लेकिन यहाँ पे आप माइनस यूज नहीं कर सकते। आप माइनस के बाद जो आपका फर्स्ट लेटर है उसको आप हटाएं और कैपिटल कर दें इस तरह से, कैमल के, बिल्कुल जैसे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के नाम बनाते थे वैसे ही। अब यहाँ पे आप लिखेंगे बैकग्राउंड और नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा आपका बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। अब रेड देना है तो कोलन लगाएं और रेड लिख दें, सही है। बैकग्राउंड कलर रेड यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। पैडिंग देनी है तो इसके बाद इसके बाहर निकलें इन्वर्टेड कोमा से, ब्रैकेट से बाहर नहीं जाना, फिर कोमा लगाएं यहाँ पे और लिखें यहाँ पे पैडिंग, ठीक है। टॉप बॉटम से चाहिए 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से चाहिए 15 पिक्सल, सही है। सेव कर देते हैं, PS लिखा हुआ है, PX लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए हो गया सेट, ठीक है। वो अंदर को चलेगा जो P नीचे से
बाहर निकला हुआ था। इस तरह से आप जो है ना वो इनलाइन CSS यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ हम लोग यूज़ करते थे क्लास, ठीक है, क्लास इज इक्वल टू हेडिंग दे दी इसको, यहाँ लोगो दे दिया, ऐसे ही था। यहाँ पे क्लास कुछ नहीं होता, यहाँ पे होता है क्लास नेम, ठीक है। क्लास की जगह क्या आएगा, क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम हेडिंग, और फिर हेडिंग को आपको पता है कि आप किस तरह से CSS में इसको हटा देती हूँ, डॉट हेडिंग, और इसको जो है ना वो मैं कह देती हूँ कि कलर वाइट। तो हेडिंग का जो टेक्स्ट है उसका क्या करेगा, कलर वाइट कर देगा, क्योंकि वो पहले स्टाइलिंग थी, मैंने वो स्टाइलिंग रिमूव कर दी, इसलिए ये लेफ्ट साइड को चले गया। अच्छा, ये सारे का सारा जो है ना हमारा काम है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, जितने भी आपके सिंगल टैग थे HTML के अंदर, वो सारे टैग्स रिएक्ट में आकर कहलाएंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग। फॉर एग्जांपल आपका था इमेज का टैग, ठीक है, आप यूज करते थे IMG और ये नहीं लगा होता था, ऐसे ही था और आपका काम चल जाता था। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपने जहाँ पे सिंगल टैग है उसको क्लोज करने से पहले फॉरवर्ड स्लैश जो है ना वो यहाँ पे लगानी ही है। उधर भी तो लगानी पड़ती है। नहीं लगाते ना, वहाँ पे नहीं लगाते थे, यहाँ पे लगानी पड़ती है। आप देखिए, आप इनपुट का टैग जब लिखते थे आप लिखते थे इनपुट और लगे दो। ये ऐसे लिखते थे, फिर आप उसके बाद ये लगा। नहीं मैम, ये लगानी पड़ती है उधर। कहाँ पर बोला? हाँ, HTML में लगानी पड़ती है ये वाला क्लोजिंग का टैग पहले ये स्टार्ट लगेगा। अच्छा, वो आप जो बात कर रहे हो ना वो क्लोजिंग टैग है। जैसे देखो डिव, और डिव के स्टार्ट पे ये लगती थी, इससे तो ये यहाँ पे भी है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे ये टैग हमारा जो है वो क्लोज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इनपुट के साथ ही लगाते थे, सिंगल टैग्स के साथ नहीं लगाते थे। सिंगल टैग्स के एंड पे अब लगाएंगे और पता चलेगा कि ये हमारा टैग क्या है, सिंगल टैग। अगर हम आपके देखें यहाँ पे तो आप ये जो है ना वो यहाँ पे इनपुट फील्ड जो है वो बनाकर दे दिया। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम है। इमेज लगाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। पहले आप कैसे लगाते थे, IMG का टैग SRC डॉट स्लैश पाथ इमेज का और काम हो गया। यहाँ पे ये तरीका नहीं है। कोई इमेज उठाते हैं कहीं से, इसमें चले जाते हैं इमेज, वो आपको पता है कि आप वहाँ से कैसे उठाते हो, फाइल वेबसाइट से। तो कोई इसमें देख लेते हैं, कोई इंडेक्स 221 है, मैंने अपना लैपटॉप थोड़ी बंद करवाना है। अच्छा, रिएक्ट, अच्छा जेनिस में वापस चले जाते हैं, यहीं तो मिल जाए भाई इमेज। पिक्सेल्स पे जाना पड़ेगा, ये मिल गई है जी। इसी को कॉपी करते हैं और इधर आकर जो है ना हम Ctrl+B करके एसेट्स का फोल्डर यहाँ पे भी है, पेस्ट करेंगे। ये रहा इमेज वेब पे, इतना लंबा नाम है मैं तो नहीं लिखूंगी इसको, मैं ये कर देता हूँ IMG1 एंटर, ठीक है। ये रहा SRC के अंदर पहले हम इमेज लगाते थे डॉट डॉट स्लैश एसेट्स, और एसेट्स के अंदर इमेज1 और इसको लिखते थे। यहाँ पे इमेज का नाम जो है वो हम स्ट्रिंग में नहीं देते, यहाँ पे इमेज का नाम भी हम एज अ वेरिएबल पास करते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट IMG1 फ्रॉम, अब पाथ बताएंगे जी, इसका पाथ क्या बनता है, डॉट स्लैश एसेट्स के अंदर IMG1 डॉट वेब भी था, ये ऊपर लिखा हुआ है वैसे WE वेब और p, ठीक है। चेक कर लेते हैं जाता है वहाँ पे कि नहीं, जा रहा है, ठीक है। अब इस वेरिएबल को आप पास करेंगे SRC के अंदर, लेकिन स्ट्रिंग में नहीं, कर्ली ब्रैकेट्स लगा और पास कर देंगे। जहाँ पे भी ये कर्ली ब्रैकेट्स आपको मिल जाए ना, इसका मतलब है आपने समझ जाना है कि ये कोई वेरिएबल है या ये कोई फंक्शन का नाम है, ठीक है। यानी ये कोई स्टैटिक वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और अब अगर आप आके देखेंगे तो ये रही आपकी इमेज, ठीक है। अब हाइट विड्थ देना, स्टाइलिंग करना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आती हैं। अब रिएक्ट में एक और कॉन्सेप्ट है कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपके यहाँ पे अगर हम लोग कोई खोल लें टेम्पलेट, ये रहा
ठीक है, इनको बंद करते हैं और ये रहा, ये भी रहा और ये इसको भी बंद कर देते हैं। अच्छा ये रहा ट्रैवल, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे क्या है, हम जब थे HTML में CSS में एक पेज होता था, जैसे ये होम का पेज है, तो यहाँ से लेकर नैव बार से लेकर फुटर तक सारे का सारा इस पेज का कोड हम एक ही फाइल में करते थे, index.html, ऐसे ही है। उसके बाद अगला पेज होता था हमारा अबाउट का, तो अबाउट का पेज हम बनाते थे about.html और उसके अंदर सारे का सारा अबाउट का पेज करते थे, ऐसा ही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखी जाती हैं चीज़ों की फंक्शनैलिटी और उसके हिसाब से उनको फाइल्स में या कंपोनेंट्स में रैप किया जाता है। अब ये देखें, ये क्या है आपकी वेबसाइट का हेडर, तो आप एक header.jsx की फाइल बनाएंगे और उसके अंदर आप इसका कोड करेंगे HTML CSS सेपरेटली, देन उसको आप कॉल करेंगे app.jsx के अंदर, उसको डिस्प्ले करवाएंगे। उसके बाद नैव बार भी एक सेपरेट कंपोनेंट है, तो आप नैव बार के नाम से फाइल बनाएंगे, नैव बार का कोड करेंगे उसके अंदर और उसको भी आप main.jsx के अंदर जाकर हर चीज़ की अलग अलग फाइल, बहुत ज़्यादा फाइल्स बनेंगी। यूँ होगा, हमने एक चीज़ HTML और CSS में बनाएंगे, ठीक है, उसे फिर हम इंपोर्ट कर देंगे उधर रिएक्ट में नहीं, रिएक्ट की फाइल में बनाएंगे ना, यहाँ पे मतलब उसको अलग से नहीं बना सकते हम, नहीं इस तरह अलग से ही बना के उसको हम यहाँ नहीं इंपोर्ट करवा देंगे। नहीं, आप ये कर सकते हो, जो आपने पहले से फाइल्स बनाई हुई है ना HTML CSS की, आप उनको यहाँ पे कन्वर्ट कर लो, यानी उस कोड को कॉपी करके कंपोनेंट बना के, जैसे मैंने कंपोनेंट बनाया है, कंपोनेंट बना के उसके अंदर अपने कोड को पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं वो ये कि स्टाइल आप इस तरह से दे सकते हो, क्लास की जगह आपने क्लास नेम लिखना है, इमेज के टैग को सेल्फ क्लोजिंग करना है, इमेज इस तरह से लगानी है, ये चीज़ें चेंज कर दो उसकी, आपकी वो फाइल यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी, रिएक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, HTML टू रिएक्ट कन्वर्जन, ठीक है। ये एक डोमेन है आपकी पूरी की पूरी, इसमें वो आपकी एक जो बन सकती है इस चीज़ की, एक पूरा का पूरा आप काम कर सकते हैं इसके साथ, HTML टू रिएक्ट कन्वर्जन एक अलग से फील्ड हो सकती है, लेकिन इतनी वास्ट नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है, मतलब छोटी सी कह सकते हैं आप इसमें, लेकिन ये एक सेपरेट फील्ड है आपकी, तो आप ये भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है जी, नेक्स्ट वीक की जो आपकी असाइनमेंट है आसान सी दे दूं, तो फिर आसान सी आप यही ले लें कि पिछला टेम्पलेट कौन सा था आपका, कंप्लीट था, सबके पेंडिंग है, बस ठीक। मैम हम HTML CSS में ये फाइल बना के आएंगे, आप इसे हमें ना कन्वर्ट करके दिखाइएगा, ठीक है, आप आप ठीक है। अभी क्या करना है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को ही यूज़ करते हुए आपने अपनी जो पिछली पोर्टफोलियो वाली असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करना है, उसको रिस्पॉन्सिव करना है और उसको जो है ना वो अपने जो जो चीज़ें मैंने जावास्क्रिप्ट की कही थी वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है आपने, ठीक है। और उसके अंदर आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो एक कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म तो लाजमी होगा, तो कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म के ऊपर भी आपने वैलिडेशन जो है वो यहाँ पे लगानी है। और नेक्स्ट वीक जो है हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जावास्क्रिप्ट की एक दो चीज़ें आपकी रह गई थी, 220 बैच है, और किधर लिखा था हमने बेसिक फंक्शंस के अंदर, ये चीज़ें थी, ठीक है। तो कोशिश करेंगे ज़रा इनको भी जो है ना वो हम लोग कवर कर लें नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। वैसे ये सारी की सारी चीज़ें कोई खाली HTML की नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही रहेंगी, तो हम इसको रिएक्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगी कि इन सबका एक छोटा सा लेक्चर बना के आप लोगों को डिलीवर कर दूँ ताकि आप लोगों को इसकी जो है वो थोड़ी बहुत समझ आ जाए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ लें, नहीं तो हम लोग इसको जो है ना वो रिएक्ट का आपने रिएक्ट ऐप बना के ले आनी है, और जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आज आप लोगों को बताए हैं ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंटरव्यू के लिहाज से पूछे जाते हैं, तो ये मैं इसका आप लोगों से इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर पूछूंगी, और जिसको ना आया तो उसको असाइनमेंट का तो फ़ाइन है ही है, लेकिन ये भी फ़ाइन होगा, जिनके लैपटॉप ख़राब हैं वो उसको सही करवा लें, ठीक है।